हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस सीरीज़ में। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पिछले वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है। पिछले वीडियो में हमने किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको पहले देखें, उसके बाद हम इस टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जिसने देख लिया है वो इस वीडियो को कंटिन्यू करे और अगले वीडियो में इसका तीसरा नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। तो आज हमें पढ़ना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, द्विध्रुव के निरक्ष पर। तो हम एक द्विध्रुव बना लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि एक माइनस क्यू आवेश और एक प्लस का क्यू आवेश। ठीक है, एक माइनस क्यू है और एक प्लस का क्यू है और दोनों एक दूसरे से किसी निश्चित दूरी पर रखे हों तो ये क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब हमें क्या करना है, इसके निरक्ष पर, निरक्ष क्या होता है, निरक्ष होता है इसके बीच वाले पॉइंट से y अक्ष पर, इसको निरक्ष कहते हैं। तो यहाँ पे कोई बिंदु है और इसका नाम दे देते हैं हम A। यहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये दूरी जो हो गई, ये दूरी A हो गई और ये दूरी भी A हो गई। ठीक है, ये पूरी जो थी 2A थी। तो हमारा हमने ये सेंटर पॉइंट लिया और यहाँ पे पहले हमने निकाला था अक्ष पर। अक्ष पर ये होता है x अक्ष पर और निरक्ष का मतलब होता है y अक्ष पर। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले हम जो आवेश प्लस q है उसके कारण निकालेंगे कि विद्युत क्षेत्र कितना आ रहा है। तो इस लाइन को मिला देंगे और ये विद्युत क्षेत्र जो आएगा बाहर की तरफ आएगा इधर। ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र को बाहर की तरफ हम लिख लेंगे और इसको हम नाम दे देंगे E1। ठीक है, किसके कारण आया वो, इस Q1 के कारण आया है इस तरफ, क्योंकि बल ऊपर की तरफ लगाएगा, प्लस का है तो। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र इस तरफ आएगा और इस माइनस Q के कारण, माइनस Q के कारण जो विद्युत क्षेत्र आएगा, देखिए मैं अलग कलर से कर देता हूँ, वो इस तरफ आएगा। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ E2। ठीक है, ये E1 है, ये E2 है, क्योंकि ये बल इस तरफ लगा रहा है ऊपर की तरफ और ये बल नीचे की तरफ लगा रहा है। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये कोण जो है वो थीटा है। हमने माना है ये, तो हम इसको कहीं ना कहीं गायब भी करेंगे। तो अभी हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया ये थीटा कोण है। अब देखिए ये थीटा है, तो एक लाइन अगर मैं यहाँ खींचूँ, ठीक है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, है ना, ये संगत कोण है। तो इस E1 का एक घटक इस तरफ आएगा, इसका नाम होगा E1 cos थीटा। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब देखिए इसका दूसरा घटक आएगा इस तरफ और ये आएगा E1 sin थीटा। ठीक है, एक घटक इधर आ गया x अक्ष पे और एक आ गया y अक्ष पे, इसके दो टुकड़े कर दिए। अब E2 को देखते हैं हम, E2 पे ये है, ऐसे जा रहा है। तो देखिए ये कोण थीटा है, ये वाला, ये थीटा तो ये भी थीटा, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये थीटा, तो ये भी कोण कितना होगा, थीटा ही हो जाएगा, z बन रहा है ना, एकांतर कोण। तो इसके कारण यहाँ जो आएगा वो आएगा E2 cos थीटा, इसका cos घटक। ठीक है, और इसका जो साइन घटक आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, है ना, ये आएगा E2 sin थीटा। ठीक है, इस जगह आ गया। अब देखिए, और अगर इस दूरी की हमें जरूरत पड़ेगी तो इस दूरी को निकाल सकते हैं। देखिए त्रिभुज ऐसा है, ये A है ना, ये इतनी A है और ये हम मान लेते हैं ये दूरी कोई ये मान लीजिए R दूरी है। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ R, ये R दूरी है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में पाइथागोरस थ्योरम से R² प्लस A²। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस। चलिए अब हम इस पर एनालिसिस करते हैं कि सबसे पहले हमने निकाली प्लस Q के कारण, प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो वो हमारा E1 था, है ना, प्लस Q के कारण, और वो कितना था, KQ अपॉन ये दूरी, है ना, x ले लेते हैं इसको थोड़ी देर के लिए, ये x ले लेते हैं, x², और x हमारा कितना है, रूट में R² प्लस A²। ठीक है, इतना ठीक। फिर उसके बाद माइनस Q के कारण
आपके पास E2 आएगा KQ बाय एक्स स्क्वायर, है ना। बस यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस का आवेश है, तो ये दोनों आ गए। अब देखिए परिमाण में तो दोनों बराबर हैं, है ना। परिमाण में आप देखेंगे तो E1 का परिमाण E2 के परिमाण के बराबर है, तो मैं इसको E मान लेता हूँ, ठीक है। E1 E2 बराबर E, E1 और E2 परिमाण में बराबर है, बस दिशा अलग अलग है। E1 की दिशा इधर है और E2 की दिशा इस तरफ है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब हमें जब E कुल निकालना है तो क्या होगा, इसके दोनों घटकों को जोड़ा जाएगा, है ना। तो देखिए इस वाले का E1 का एक घटक आएगा E1 cos थीटा इस तरफ, है ना, और E2 का घटक आएगा E2 का इस तरफ E2 cos थीटा। तो ये दोनों एक ही दिशा में है, ठीक है। तो ये दोनों तो जुड़ जाएंगे और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि E1 और E2 बराबर है और दोनों विपरीत दिशा में हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इनका कोई रोल नहीं है। तो जो कुल तीव्रता आएगी वो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के कारण आएगी, ठीक है। अब मैं आपको थ्योरी पढ़ देता हूँ थोड़ा, फिर हम इसकी कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। E कुल कितना आएगा बता देता हूँ। E कुल जो आएगा वो आएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और E1 E2 सेम है, तो E कुल जो आएगा वो आएगा 2E cos थीटा, ठीक है। इसकी जगह दोनों की जगह E लिख देंगे हम, E1 E2 सेम है, तो ये 2E cos थीटा हो जाएगा। ये हमारे पास कुल विद्युत क्षेत्र आएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, ठीक है। थ्योरी में क्या है, माना किसी द्विध्रुव के केंद्र बिंदु से निरक्ष पर r दूरी पर एक बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये हमारा द्विध्रुव है, इससे r दूरी पर यहाँ पर कोई बिंदु है A, ठीक है। यहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो प्लस Q आवेश के कारण A बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 प्लस Q व A को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश विपरीत ओर होगी, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के विपरीत ओर होगी, ठीक है। यहाँ पे ये रही, जबकि माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 माइनस Q की ओर होगी और इसकी जो तीव्रता है वो इस तरफ आएगी, ठीक है। E1 व E2 के cos घटक E1 cos थीटा व E2 cos थीटा समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे, जबकि लंबवत घटक E1 sin थीटा व E2 sin थीटा परिमाण में समान व विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। तो मैंने आपको बता दी ये दोनों सेम दिशा में है, इसका E cos थीटा घटक और इसका E cos थीटा घटक एक ही दिशा में, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। और ये दोनों विपरीत दिशा में है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। अब हमें कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं इसको आगे करूँगा सॉल्व दूसरे पेज पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलिए दोस्तों, पिछला पेज भी आपके सामने है और नेक्स्ट मैं आगे करता जा रहा हूँ। तो आपके पास E कुल जो आई थी वो आई थी 2E cos थीटा, ठीक है। तो हम E कुल को लिख लेते हैं, E कुल 2। अब देखिए E की वैल्यू कितनी थी, E की वैल्यू थी हमारी E1 और E2 की वैल्यू सेम थी, वही E के बराबर थी कितनी, KQ बाय एक्स स्क्वायर, KQ बाय एक्स स्क्वायर cos थीटा, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए cos थीटा की वैल्यू कितनी है, cos थीटा, थीटा हमारा ये वाला है, तो आएगा आधार बटे कर्ण, यानी कि A अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और दूसरी चीज़ x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू थी रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इक्वल निकाल लेते हैं हम, 2KQ अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस, सॉरी ए है ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तो लिख देता हूँ मैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू है ए अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इक्वल बराबर 2KQA अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के ऊपर पावर 3/2, है ना। ये पूरा 1 पावर है और ये हाफ है, तो कितनी हो जाएगी 3/2।
आई होप कि आपको इतना क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए पेज को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे अपना काम करते हैं। देखिए अगर मैं मान लूँ कि आर स्क्वायर बहुत बहुत बड़ा है किससे, ए स्क्वायर से। ये मैं पिछले कंसेप्ट में आपको बता चुका हूँ कि आर जो है वो निरक्ष पर दूरी है और ए जो है वो बहुत छोटा है। जो द्विध्रुव होता है उसकी जो लेंथ होती है बहुत छोटी होती है, ये 2a होता है, ये बहुत छोटा होता है किसकी तुलना में, इस आर की तुलना में। अगर ये छोटा है तो आर की तुलना में ए को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो ई कुल जो आएगा हमारे पास वो आएगा 2k3a आर स्क्वायर, है ना। ए को उड़ा दिया मैंने, 3/2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ई कुल जो आएगा 2k3a अपॉन आर की पावर 3। ठीक है दोस्तों, ये अपन ने कर दिया। अब थोड़ा सा हम एडजस्टमेंट जो हमने पिछले वीडियो में करा था वही हम करेंगे, बिल्कुल सेम है बाकी तो। ई कुल इक्वल टू के, क्यू तो ऐसे ही लिख दिया और 2 को इसके साथ लिख दिया 2a, क्योंकि 2a जो थी ये दूरी थी, इसको हम d भी लिखते हैं, है ना। तो ये जो हमारे पास होता है p वेक्टर, है ना, द्विध्रुव आघूर्ण, उसको हम लिखते हैं q इंटू 2a। तो यहाँ पे आर क्यू और ई कुल जो आएगा हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में k इंटू पी वेक्टर अपॉन आर क्यू। ये आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में और सोचते हैं। हमें लगाना है इकाई सदिश। मैंने बताया था कि ए कैप क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, ठीक है। यहाँ मैं सॉल्व करूँगा, मॉड ऑफ ए होता है, ठीक है। तो ए वेक्टर को हम क्या लिखते हैं, ए कैप इंटू मॉड ऑफ ए। तो यहाँ पे पी वेक्टर को हम वही लिखेंगे, ई कुल में देखिए के, और पहले तो पी वेक्टर ही लिख देते हैं, या हम इसको लिख देते हैं पी का मॉड और पी कैप, ठीक है, अपॉन आर क्यू। इसका मतलब परिमाण ही है, ये वाला ही है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें देखनी है दिशा क्या है। अब मैं पिछले वाले पेज पे आ जाता हूँ। देखिए द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर। तो पी की दिशा तो ऐसे, जबकि विद्युत क्षेत्र किस दिशा में आ रहा है, इस दिशा में आ रहा है ना। विद्युत क्षेत्र परिणामी तो इस दिशा में आ रहा है, और पी की दिशा किस तरफ है, इस तरफ। यानी कि इसकी जो दिशा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा पी के विपरीत आई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक माइनस लगा देंगे कि पी के विपरीत हो गया, है ना। यानी कि ई वेक्टर की दिशा पी वेक्टर के विपरीत होगी, और ये इसका सदिश रूप है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमें डिस्कस कर लेने। पहले ये तो खत्म हो गया आपका निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। चलिए पहला नोट देखते हैं हम। नोट नंबर 1 में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या देखेंगे, देखिए जब हमने ई अक्ष पे निकाली थी तो अब हमारे पास क्या आया था, 2kp अपॉन आर क्यू, ठीक है, ये आया था। और ई निरक्ष पे जो निकाली थी वो आया था kp अपॉन आर क्यू। तो आपसे क्या पूछता है, ई अक्ष और ई निरक्ष का अनुपात। अक्ष पे जो आएगी वो आएगी 2kp अपॉन आर क्यू, और निरक्ष पे आएगी kp अपॉन आर क्यू। तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास अनुपात आएगा 2:1। तो ध्यान रखिए अक्ष और निरक्ष का अनुपात जो होता है वो, नोट नंबर 1, ई अक्ष और ई निरक्ष का अनुपात 2:1 होता है, ठीक है। अक्ष पे ज़्यादा होती है, निरक्ष पे कम होती है। इसके अलावा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई अक्ष बराबर दुगना किसका, ई निरक्ष वाले का, ठीक है। दूसरा पॉइंट,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो होगी 1/r³ के व्युत्क्रमानुपाती होगी, है ना। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/r³ के व्युत्क्रमानुपाती किसमें, अक्ष व निरक्ष दोनों स्थितियों में ये व्युत्क्रमानुपाती होगी। ठीक है, तो हम इसका अगर ग्राफ डिस्कस करें, तीसरा पॉइंट, इसका ग्राफ क्या होगा, तो ये E और R का ग्राफ, तो ये बिल्कुल व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ आएगा r³ के, तो E व्युत्क्रमानुपाती 1/r³। ठीक है, इस तरह से। और दूसरा क्या अंतर है, चौथा पॉइंट, E अक्ष की दिशा P के अनुदिश, जबकि E निरक्ष की दिशा P के विपरीत होगी। ठीक है, तो ये खास पॉइंट आपको ध्यान रखना है दोस्तों, और अगर आप ये कर लें तो फिर उसके बाद आप इसका अगला पार्ट जो है वो अगले सेक्शन में ही आप देखिए, अगले पार्ट में वो भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में। ठीक है, अब जो हम करेंगे अगले पार्ट में वो ना अक्ष पे ना निरक्ष पे, किसी एक थीटा कोण पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह से आप अपने नोट्स बनाते रहिए, तैयारी अपनी मजबूत रखिए बोर्ड एग्जाम की। ये सब पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।